हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? होप आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वीडियो पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको आज ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जो अब तक न पढ़ा होगा न ही आपने सुना होगा। ठीक है, और काफी क्या है वीडियो आपको आसान भाषा में आज आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, कहलाता है कि ठेल द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। यहाँ से क्या होता है प्रोडक्शन, यहाँ से ओवम का प्रोडक्शन होता है, मतलब यहाँ से ओवम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ओवम क्या होता है, तो ओवम होता क्या है, फीमेल गैमेट होता है। आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो जो ओवम क्या होगा, ओवम फीमेल गैमेट होते हैं, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मतलब कहा जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। कौन, ओवम। ठीक है, जो ओवम होता है यह फीमेल गैमेट होती है और ये क्या होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का वर्क करते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में क्या करते हैं, जब ये फ्यूज करते हैं तब जाके क्या बनता है, तब बनता है जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। फीटस के बाद क्या बनेगा, बेबी होगा। ठीक है, जब बेबी एडल्ट होगा तो भी क्या जनसंख्या बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प ही करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तभी कंटिन्यू होगा जब मेल और फीमेल दोनों बॉडी क्या करेगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे या इंटरकोर्स प्रोसेस क्या करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वो इंटरकोर्स क्या करते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम आते हैं क्या है, सबसे फर्स्ट भाग इसका पढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे इसका सबसे निचला भाग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इस तरीके से भाग होता है इसको बोलते हैं, इसके बोलेंगे हाइमन्स। इसको बोलते हैं हाइमन फोइस कहलाता है। हाइमन फोइस में क्या है, इट्स शो द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल बॉडी। इट्स शो द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल बॉडी, मतलब ये जो फीमेल बॉडी है इसकी वर्जिनिटी को शो करता है। क्या करता है, इसकी वर्जिनिटी को शो करता है। वर्जिनिटी में होता क्या है, द फीमेल बॉडी आर नॉट मेक ए रिलेशनशिप टू द अनदर पर्सन। मतलब कि यह हाइमन फोइस दर्शाता है इस फीमेल बॉडी ने किसी दूसरी मेल बॉडी के साथ क्या किया है, रिलेशन को स्वैप नहीं किया है। ठीक है, तो उसको कौन दर्शाता है, उसको हाइमन फोइस दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे, हाइमन फोइस। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइमन फोइस जो टूटा है वो क्या होगा, वो रिलेशनशिप हो सकता है कि वो एथलेटिक पर्सन हो या साइकिलिंग करता हो या क्रिकेट, तो किसी माध्यम से ब्रेक कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम द हाइमन फोइस शो द ए रिलेशनशिप बिटवीन टू द अनदर पर्सन या इंटरकोर्स प्रोसेस या मैटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सब कुछ शो करता है। फिर इसका जो वेजाइना होता है, तो वेजाइना क्या होती है, वेजाइना से जैसे यूरिन बाहर निकलना, फिर एग का रिलीज होना, फिर इंटरकोर्स प्रोसेस में क्या करता है, ये हेल्प करता है। मतलब इंटरकोर्स प्रोसेस में हेल्प करना, यूरिन को बाहर निकलना और एग को रिमूव करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है सर्विक्स भाग होती है। ठीक है, ये जो वाला भाग हमारे पास है इसका नाम क्या है, इसका नाम इसे सर्विक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको सर्विक्स कहा जाता है। और जो सर्विक्स होती है ना, सबसे खास बात सर्विक्स का होता है, इट कॉल्ड द माउथ ऑफ यूटेरस। जो हमारे पास जो यूटेरस है, यूटेरस की माउथ कही जाती है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, किसी भी बेबी के बर्थ होने में क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। क्या करेगी, हेल्प करेगा। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इनके जो यूटेरस होता है, यूटेरस एक ऐसी प्लेस होता है जहां पे क्या होता है, एक बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मतलब इन विच प्रोसेस इट इज ए प्लेस वेयर जाइगोट्स कन्वर्ट इनटू बेबी फॉर्म। जो जाइगोट था वो बेबी किसमें कन्वर्ट हो गया, जो जाइगोट था किसमें कन्वर्ट हो गया, बेबी कन्वर्ट हो गया। बेबी कहाँ कन्वर्ट हुआ था आके, तो कहाँ हुआ था, यूटेरस में हुआ था। कहाँ हुआ था, वो यूटेरस में बेबी आके क्या हो गया, यहाँ पे आके डेवलप हो गया। कहाँ पे, यूटेरस में आके डेवलप हो गया था।
ठीक है। और एक फीमेल बॉडी में कितने ओवरी पाए जाते हैं? तो एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरी पाए जाते हैं। कितने ओवरी पाए जाएंगे? 2 ओवरी पाए जाते हैं। तो एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरी पाए जाते हैं। और इन ओवरियों में पहले से since the birth that conduct the million number of eggs in unmature condition। इनके ओवरी में लगभग since the birth जन्म से ही क्या होते हैं? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अनमेच्योर एग पाए जाते हैं। क्या पाएंगे? अनमेच्योर एग पाए जाते हैं। और इससे एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? इसको ओविडक्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। या क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का रहता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो क्या होता है? जिसे नैरो ट्यूब्स, इसका लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। इट है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। इसका लेंथ कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है, इट हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग। ठीक है, ये एग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? इसकी मदद करता है। ठीक है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होता है ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इसका सबसे निचला भाग क्या होता है? एक हाइमेनोफोइस होती है। यह हाइमेनोफोइस क्या करता है? एक फीमेल बॉडी के वर्जिनिटी को क्या करता है? शो करता है कि मतलब वो वर्जन में है, मतलब उसने किसी दूसरे के साथ रिलेशन को स्वाप नहीं किया है। फिर दूसरा इसका भाग होता है वेजाइना होता है। वेजाइना से यूरिन हो गया, इंटरकोर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है, और एग का रिलीजिंग हो गया, बेबी का बर्थ, ये सारे प्रोसेस इससे कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं सर्विक्स आते हैं। तो सर्विक्स को क्या करता है? यूटेरस का माउथ का रहता है। जो भाग होता है तो यूटेरस का क्या होता है? ये माउथ भाग होता है। इट कॉल द माउथ ऑफ यूटेरस होता है। ठीक है, और इसके बाद जो सर्विक्स होता है माउथ होगा करता है, और बेबी के बर्थ में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इनके पास जो ओवरी होता है ना, ओवरी क्या होता है? 2 पेयर में होते हैं, मतलब 1 पेयर में होता है। कितना होगा? 1 पेयर होता है कि 2 की संख्या में होंगे। कितने पाए जाएंगे? ये 2 पाए जाएंगे। और इनके अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे एग होते हैं। क्या होंगे इनके अंदर? एग भरे होते हैं। जो मेच्योर एग को क्या बोलते हैं? उसको ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेच्योर एग को क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे। और अनमेच्योर एग को क्या बोलेंगे? अनमेच्योर एग को फोलिकल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोलिकल बोलते हैं। जो एग मेच्योर नहीं हो पाया है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको फोलिकल कहा जाता है। और जो मेच्योर हो गया उसको ओवम कहते हैं। तो जो एग मेच्योर हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा? ओवम कहा जाएगा। जो एग अनमेच्योर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोलिकल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसको फोलिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओवरी आते हैं। तो ओवरी जो होती है ना, सबसे खास बात है ओवरी का जो भाग होता है एक ऐसी होती है, एक हल्की स्वेलिंग पार्ट्स होता है। इसका वजन कितना होता है? 25 ग्राम तक लगभग प्राइमरी स्टेज में बना जाता है। लेकिन जब एक किसी बेबी को जब बर्थ कर देते हैं, जब बर्थ करते हैं तो उस का जो वजन होता है वो थोड़े से क्या रहते हैं? वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है? ओवरी इंक्रीज कर जाता है, बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्लेस होता है वो थोड़े से वाइड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इसका प्लेस हल्का से वाइड लगे, चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, जैसे जब इनका प्लेस बढ़ जाता है तो उस हिसाब से क्या हो जाते हैं? काफी बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या? ओवरी से जो एग बाहर निकलता है, जो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे है? तो जैसे हमारे पास ये जो ब्लू वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेनिस। जो रेड वाला भाग है उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलते हैं आर्टरीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको आर्टरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको आर्टरीज के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जब एक यहाँ से निकला तो उसको क्या कहा गया? उसको प्राइमरी फोलिकल कहा गया। जब वो आगे बढ़ा
तो उसके बाहर एक लेयर गिरता है, उस लेयर में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्राफियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इसका क्या है? फॉलिकल के बाहर जो लेयर पाई जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाएगा, ठीक है। और यह ग्राफियन फॉलिकल थी इसके पास, वो क्या करती है? उसको सराउंड करने का काम करती है। जब ये मैच्योर जाता है तो एक क्या होता है, एक वो रिलीज कर दिया जाता है। क्या होता है? एक रिलीज हो गया। जब रिलीज हुआ ना तो इसके बाद जो येलो भाग था, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और यह कार्पस ल्यूटियम बेबी को डेवलपमेंट क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कितना दिन तक? 84 डे तक। कितना? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी इन 84 डे, मतलब 84 दिन तक ये बेबी क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कितना? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कितना दिन तक? 84 डे, मतलब 84 दिन तक। यह बेबी को क्या करेगा? जो यूटेरस में जो बेबी था उसको 84 डे तक क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन सर्व करते हैं। क्या करेंगे? उसको न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो न्यूट्रिशन कितना दिन प्रोवाइड करेगा? 84 डे तक, मतलब 84 दिन तक उसको क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है? हम आते हैं क्या? डक्ट सिस्टम आते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। क्या है क्या? हम आएंगे डक्ट सिस्टम, इनके पास पढ़ते हैं। तो जो डक्ट सिस्टम होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। जब यहां से जब कोई स्पर्म जब इंटर करता है, जब स्पर्म इनके अंदर इंटर किया तो क्या कहते हैं? जो हमारे पास जो स्वेलिंग पार्ट्स यहाँ पर है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला के पास ही कोई जो यहाँ से ओवम आया था, तो ओवम इसी के पास आता है। आने के बाद ये एम्पुला क्या करती है? उसको एक्टिव करती है। एक्टिव करने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेगी? उसको प्रेज करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? उसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट कर देते हैं को क्या कर सके वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो कर सके। क्या शो करे? वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को वो शो अप कर सके। तो एक फीमेल बॉडी को कब पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो गया है? तो फर्टिलाइजेशन के 4 डे के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन के बाद एक फीमेल को पता चलता है वो क्या हो चुकी है? वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो एक फीमेल बॉडी को कब पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो गई है? तो फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के बाद। फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के बाद एक फीमेल को पता चलता है वो क्या हो चुकी है? वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। और यहां से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है? 1 वीक लगता है। कितना? 1 वीक। उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का विशेषता क्या? इन विच प्रोसेस वेयर द fertilized egg are transferred from ovary to uterus in under 1 week, मतलब 7 डे। 7 डे को क्या बोलेंगे? 1 वीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? 1 वीक कहा जाएगा, यही बोला जाएगा ना। तो यही कहलाता है इन विच प्रोसेस। इम्प्लांटेशन क्या है? तो इम्प्लांटेशन क्या है? इन विच प्रोसेस द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ओवरी टू यूटेरस। ओवरी से कहाँ पहुंच गया? यूटेरस के पास। ओवरी से यूटेरस के पास जो पहुंचा, कितने डे में? 7 डे से 8 डे कर सकते हैं, 8 दिन कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ये 1 वीक कर सकते हैं। इसी प्रोसेस क्या कहा जाएगा? इम्प्लांटेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है? ये 7 डे तक क्या होता है? 7 डे से 8 डे के अंदर क्या होता है? वो क्या करते हैं? स्पर्म को स्पर्म फ्यूज किया, फिर इसके बाद यहाँ पे जो फ्यूज एक था वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ फ्यूज हुआ, यहाँ पे इसके पास, यहाँ से यहाँ तक आने इसको कितना लगेगा? इसको लगेगा 1 वीक लगेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन कहा जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे गैस्ट्रेशन, पूछ दे गैस्ट्रेशन की विशेषता क्या है? टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जो टोटल टाइम है, प्रेगनेंसी क्या है? जो टोटल टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को गैस्ट्रेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज गैस्ट्रेशन? इट इज अ टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो टोटल टाइम है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं, गैस्ट्रेशन कहते हैं। और वही जैसे 9 मंथ
जो ह्यूमन बॉडी होता है जिनका प्रेगनेंसी कितने दिन मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को गैस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया गैस्टेशन क्या है। तो गैस्टेशन की विशेषता क्या है, टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी होती है, तो उसी क्या कहा जाएगा, उसी को गैस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं क्या, यूटेरस आते हैं। तो यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस वो प्लेस होता है जहाँ पे बेबी क्या होता है, डेवलप होता है। क्या होता है, बेबी एक डेवलप होता है। ठीक है, और इसके बाद का जो वेजाइना होता है, तो वेजाइना क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो बॉडी की क्या होती है, आउटसाइड ओपन होती है। क्या होगी, बॉडी का आउटसाइड ओपन होती है। और वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे यहाँ पे हाइमन फोइस पाई जाती है। और जो हाइमन फोइस मैंने आपको बार बार बता रखा है, हाइमन फोइस शो द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल बॉडी। बॉडी क्या कहते हैं, फीमेल बॉडी की ये वर्जिनिटी को ये शो ऑफ करते हैं। और साथ साथ जो वेजाइना होता है वो बेबी की क्या करती है, वो बर्थ में क्या करती है, उनकी मदद करती है। क्या करेगी, उनकी बर्थ में उनकी मदद करती है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं एमसी साइकिल आते हैं। क्या आते हैं, एमसी साइकिल आते हैं। तो एमसी साइकिल क्या होता है, एमसी साइकिल कब स्टार्ट होता है, इनको पबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है। क्या होता है, पबर्टी स्टेज में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। एमसी साइकिल कब स्टार्ट होगा, पबर्टी स्टेज में स्टार्ट होगा, मतलब कब, 10 to 12 ईयर्स में। ठीक है, 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाएगा। और एमसी साइकिल क्या होता है, इट रिपीटेड इन 28 डे, मतलब 28 दिन में क्या होंगे, ये बार बार रिपीट किए जाएंगे। और इनके 2 स्टेज होते हैं, मेनार्चे और मेनापोज। मेनार्चे और मेनापोज। जो मेनार्चे होता है ये स्टार्टिंग होता है। क्या होता है, ये स्टार्टिंग स्टेज होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है। स्टार्टिंग स्टेज मतलब कितना होगा, 10 to 12 ईयर्स हो गया है। और मेनापोज क्या होगा, स्टॉपिंग एज होगा, स्टॉपिंग स्टेज होगा। स्टॉपिंग स्टेज क्या होता है, 45 to 50 ईयर्स होगा ना। तो मेनार्ची क्या होता है, मेनार्ची क्या होगा, यहाँ पे एमसी साइकिल क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। और मेनापोज में क्या होगा, यहाँ पे स्टॉपिंग हो जाएगा। कितना, 45 से 50, 45 to 50 ईयर्स में। तो एमसी साइकिल होता है क्या है, इन विच प्रोसेस वेयर ओव्यूलेशन प्रोसेस आर स्टार्ट, ओव्यूलेशन प्रोसेस आर स्टार्ट। ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कहाँ पे, एमसी साइकिल पे। एमसी साइकिल पे क्या होता है, उनका ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। और एमसी साइकिल कितने डे पर दोहराई जाती है, 28 डे, मतलब 28 दिन में क्या होगी, ये बार बार दोहराई जाती है। इट रिपीटेड अंडर 28 डे, मतलब 28 दिन में बार बार रिपीट किया जाएगा। इसके 2 स्टेज होते हैं, मेनार्चे और मेनापोज। मेनार्चे क्या होता है, स्टार्टिंग एज होता है। और मेनापोज क्या होगा, स्टॉपिंग एज होगा। ये कितना होगा, 10 to 12 ईयर्स ओल्ड, और ये 14 to 15 ईयर्स ओल्ड होगा। ठीक है, ठीक है। और यदि हम एज के हिसाब से बांटे हैं, यदि हम डे के हिसाब से बांटे हैं, तो इनके पास पहला कौन सा होता है, इनके पास पहला आता है मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर इसके बाद प्री ओव्यूलेटरी फेज होगा, और तीसरा क्या होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होगा ना। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होगा ना, तो मेंस्ट्रुएशन फेज कब स्टार्ट होता है, 1 to 5 डे, मतलब 1 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, और जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है कितना होगा, यह 6 to 13 डे में स्टार्ट होगा। ठीक है, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा 15 to 28 डे होगा। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है
इसे ब्लीडिंग स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग स्टेज कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग स्टेज बोलते हैं। और यहां से ब्लड कितना निकलता है? 100 ml से 150 ml निकल कितना? 100 से 150 ml, ठीक है। 100 से 150 ml बॉडी से ब्लड क्या होता है? बॉडी से ब्लड रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं? रिलीज नहीं होते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज एक ऐसी फेज होती है जहां पे क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन न निकलने के कारण क्या होता है? वहां पे यूटेरस के जो वाल होते हैं, जो दीवार होती है उसकी, वो ब्रेक होने लगती है और वहां से 100 से 150 में क्या होता है? बॉडी से ब्लड क्या होता है? रिमूव होने लगता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग स्टेज कहलाता है। और इस स्टेज में फीमेल बॉडी क्या होता है? सफोकेशन होता है, बॉडी पेन होता है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। और जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, तो प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? ये 6 से 13 डेज तक माना गया है, मतलब 6 से 13वां दिन तक माना गया है। यहाँ पे क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? यहाँ पे रिलीज होने लगता है और एक मेच्योर होने के कंडीशन में जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक होता है क्या होता है? वो मेच्योर होने के कंडीशन में होता है। क्या होता है? वो मेच्योर होने के कंडीशन में होता है, ठीक है। हमने भी क्या पढ़ा था? हमने भी पढ़ा मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा क्या था? प्री ओव्यूलेटरी फेज था, और तीसरा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज था ना, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज कितना था? वो 1 to 5 डेज था ना, और प्री ओव्यूलेटरी फेज कितना था? 6 to 13 डे था, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कितना था? ये था 15 to 28 डे था, यही था ना। और यही खास बात यहाँ पे है कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है 15 से 28 दिन होता है। यदि यहाँ पे यदि फीमेल बॉडी यदि प्रेग्नेंट हो गई तो उस दौरान क्या होगा? उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन देना शुरू करेंगे। यदि नहीं हो पाया तो उसकी बॉडी क्या करेंगे? एक क्लीनिंग कर देंगे। और यहाँ पे गेस लगाइए, यहाँ पे एक नहीं लिखा गया, जैसे 1 से 5 हो गया, फिर 5 पर 6 आता है, 6 से 13 हो गया, फिर 13 से 15, और 30 पर क्या आता है? 14 आता है। तो जो 14 स्टेज होता है, जो 14 डे होता है, इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया ओव्यूलेटरी कहा गया, इसे कहा गया ओव्यूलेटरी फेज कहा गया। क्या कहा गया इसको? ओव्यूलेटरी फेज। बोला कि 14 दिन क्या होता है? जो 14वां दिन होता है, यहीं पे क्या होता है? मैच्योर होके रिलीज होती है। क्या होगी? एक 20 दिन क्या होता है? मैच्योर होके बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यदि कोई फीमेल बॉडी यदि 14 to 15 डे के अंदर यदि क्या करती है? यदि मैट्रिक प्रोसेस, यदि इंटरकोर्स प्रोसेस यदि डन करती है, तो बेबी या प्रेगनेंसी होने के होते हैं 100 में 100% चांस होते हैं, ठीक है। और जो एक मैच्योर के बाहर निकलता है, एज कितनी होती है? 24 आवर्स होता है। कितना होगा? एक का जो ओवम का एज होता है कितना होता है? ओवम का जो एज होता है कितना होता है? 24 आवर्स होता है। और स्पर्म का एज कितना होता है? स्पर्म का जो एज होता है कितना होता है? 5 to 6 डे होता है। कितना आता है? 5 से 6 दिन स्पर्म की एज होती है। एज स्पर्म का एज कितना है? 5 to 6 डे होता है। और ओवम का जो ओवम या जो एग होता है, जो उसका एज होता है कितना होता है? 24 आवर्स होता है, ठीक है। और जो एमसी साइकिल होता है 28 डे का, 28 दिन का है। 28 दिन में 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा प्री ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहा गया है। जो मेंस्ट्रुएशन फेज था वो 1 से 5 दिन तक है। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या है? 6 से 13 डे है। अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या है? 15 से 28 दिन होता है, ठीक है। और इसके बाद जब किसी फीमेल बॉडी को जब एमसी साइकिल स्टार्ट होता है तो मेल के प्रति क्या होते हैं? वो अट्रैक्शन का बढ़ने लगता है। कौन से दिन बढ़ेगा अट्रैक्शन? 30 to 40 डेज। मतलब कि जिस दिन क्या होगा? जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है? जिस दिन
दिन ओव्यूलेशन होता है। और इनके बॉडी में क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, वासोप्रेसिन है। क्या नाम इसका है, वासोप्रेसिन होता है। तो वासोप्रेसिन क्या होता है, एक ऐसी फीमेल हार्मोन होती है जिसके कारण फीमेल बॉडी क्या होती है उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है, फीमेल बॉडी अट्रैक्ट होने लगती है। फीमेल बॉडी किसके प्रति अट्रैक्ट होता है, मेल बॉडी के प्रति। क्यों, उसकी बॉडी से क्या निकलता है, वासोप्रेसिन निकलता है। क्या निकलेगा उसकी बॉडी से, वासोप्रेसिन निकलता है। तो वासोप्रेसिन किसकी बॉडी से निकलेगा, वो फीमेल बॉडी से निकलता है। वासोप्रेसिन इज रिलीज बाय द फीमेल बॉडी, इट अट्रैक्ट टू द मेल बॉडी। एक फीमेल बॉडी मेल बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है, इसका समझिए उसका ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या है, 12 से 14 डेज पर है वो। और उसके बॉडी से क्या निकल रहा है, उसका वासोप्रेसिन उसकी बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है। तो उसके बॉडी से बाहर यदि वासोप्रेसिन रिलीज होता है तो उसका अट्रैक्शन क्या होता है, मेल के प्रति वो बढ़ने लगता है। ठीक है। और जिन महिलाओं में यदि मिल्क नहीं बनता है तो उनमें क्या होता है, वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पिटोसिन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पिटोसिन कहा जाता है। ठीक है। और ये फीमेल क्या होता है, ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये क्या होते हैं, इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। मेमरी ग्लैंड से क्या होते हैं, तो मेमरी ग्लैंड से क्या होते हैं, यहाँ से मिल्क सीक्रेट होता है। क्या होगा, यहाँ से मिल्क सीक्रेट होते हैं। ठीक है। अब मिल्क में से सीक्रेट कहाँ से होता है, जो एल्वियोली होता है वहां से क्या होगा, ये लुमेन या क्या है, लुमेन ऑफ ओल्विली। जो लुमेन नहीं होगा तो यहाँ से क्या होता है, मिल्क बाहर निकलता है। जैसे बेबी क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ठीक है। और जिस फीमेल बॉडी में यदि मिल्क नहीं बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वासोप्रेसिन की आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पिटोसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पिटोसिन कहा जाता है। जिन फीमेल बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, बेबी के बर्थ के बाद मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उनको क्या करते हैं, उनको पिटोसिन की सुइयां लगाई जाती है। वो एग्जैक्ट सुई होती किसकी है, वासोप्रेसिन हार्मोन्स की होती है, जिसको कॉमन भाषा में क्या कहता है, पिटोसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हमारे पास यही भाग क्या है, यही एल्वियोलर ग्लैंड होता है। एल्वियोलर ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और जो बेबी के क्या है, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और इनके पास जो फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, जो क्या करता है, उनके स्वेलिंग में क्या करता है, मदद करता है। और साथ साथ क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, सराउंड करने का कार्य करता है। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। ठीक है। जो फीमेल बॉडी होती थी, फीमेल बॉडी के डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो फीमेल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होते हैं, वो हेल्प होते हैं। क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हेल्प करता है। और एक फीमेल बॉडी का यदि अट्रैक्शन यदि मेल बॉडी के प्रति है, इसका मतलब उसके बॉडी में क्या निकल रहा है, वासोप्रेसिन क्या होता है, उसके बॉडी में रिलीज हो रहा है। क्या होगा, वासोप्रेसिन हार्मोन्स क्या होगा, रिलीज होगा। और इसके बॉडी में क्या बनता है, प्लेसेंटा बनती है। जो कार्पल ल्यूटियम होता है, तो कार्पल ल्यूटियम बेबी को कितना दिन तक न्यूट्रिशन देगा, 84 डे तक। ठीक है। और जो प्लेसेंटा होती है, तो प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन की कितने दिन बाद बनेगी, 21 डे के बाद बनेगी। क्या बनेगी, 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद बनेगा, 21 दिन के बाद बनेगा, मतलब ठीक है। प्लेसेंटा 21 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर मेड ने आर ओरिजिनेट भी कर सकते हैं, ओरिजिनेट। तो प्लेसेंटा कब ओरिजिनेट हुआ है, तो निषेचन के 21 दिन के बाद। लेकिन न्यूट्रिशन कब देगा, 84 डे के बाद देगा। इट सर्व न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द बेबी एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो जो प्लेसेंटा होता है, ये बेबी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सर्व करता है, और जो भी वेस्ट वहां पे बना था उसको बॉडी से बाहर निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो जो प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा जो न्यू बॉर्न बेबी था, जो यूटेरस जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, तो उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन क्या करेगा,
सप्लाई करेगा और जो वेस्ट होगा उसको वहां से रिमूव करने में क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। ठीक है, यदि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए।